कूच बिहार से बिहार 14 घंटे का सफर तय करके अब से कुछ देर बाद में मैं पटना से बिहार के सियासी घटनाक्रम की एक एक हलचल आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए वहीं से लाइव दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, तेजस्वी यादव, पहली बार तेजस्वी यादव इस पूरे घटनाक्रम पर खुल करके बोले हैं और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे। और तेजस्वी यादव का यह कहना कि आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे, इसके मायने क्या हैं? क्या तेजस्वी यादव ने नंबर जुटा लिए हैं, वो आंकड़े जो सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं? 243 विधायकों वाली विधानसभा के अंदर 122 विधायकों का बहुमत का आंकड़ा क्या तेजस्वी यादव के पास में आ गया है, या तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद हो चली है कि अब वो 122 विधायकों को अपने साथ में जोड़ लेंगे? और इसीलिए तेजस्वी यादव का ये बयान निकल करके सामने आया है। दूसरी बड़ी खबर जो अभी इस वक्त में सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव ने फोन किया है नीतीश कुमार को। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव ने फोन किया नीतीश कुमार को और बताया यह जा रहा है कि 5 बार फोन किया गया, लेकिन फोन उठा नहीं। अब वाकई ये पुख्ता खबर है या ये खबर नीतीश कुमार के विधायकों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस खबर को लीक किया गया है? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक तेजस्वी यादव बिहार के पूरे सियासी समीकरण पर, बिहार में जिस तरह से अभी जो सियासी सरगर्मियां तेज हैं, उन सब पर तेजस्वी यादव की एक चुप्पी थी। तेजस्वी यादव बिल्कुल चुप थे, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव का यह बयान निकल करके सामने आया है कि आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे। तो इसके मायने क्या है, इसको समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि आज ही आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी की कल हो चुकी है बैठक। तो आज तीनों बड़ी पार्टियों की, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की विधायक दलों की बैठक होने वाली है और हर कोई अपने अपने नेताओं से, अपने अपने विधायकों से बातचीत करके सलाह मशवरा कर रहा है कि किस तरफ ऊंट इस बार बिहार की राजनीति का करवट ले सकता है और किसको किस तरफ जाने में फायदा होगा और किसको किस तरफ जाने में नुकसान होगा। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बीजेपी को ऐसा करना क्यों पड़ा? जो सरकार आसानी से, शांति के साथ में बिहार में चल रही थी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, उस सरकार को बदल करके बीजेपी अपने सरकार बनाने पर उतारू क्यों है? और इसके सियासी फायदे और सियासी नुकसान वो क्या होंगे? और 2019 का लोकसभा चुनाव का जो चुनावी प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, वो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या वो वजह है, क्या वो डर है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी के प्रति, जो उनको बिहार के अंदर ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है? लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव के बयान से। तेजस्वी यादव का इस वक्त में बयान निकल करके सामने आया है। बिहार में सियासी हलचल इस वक्त तेज है। भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी विधायक दलों की बैठक बुलाई है। तीनों पार्टी अपने नेताओं के साथ में चर्चा करेगी। तो तीनों पार्टियां इस वक्त में चर्चा करेंगी और अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, अपने अपने विधायकों को लामबंद किया जा रहा है तीनों पार्टियों के द्वारा। और खबर यह भी है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया और नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं उठाया। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है और इस खबर के मायने क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। और बड़ा बयान तेजस्वी यादव का वो देखिए आप, हम बिहार में आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, ना ही आसानी से दोबारा से ताजपोशी होने देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह बयान है कि ना तख्ता पलट आसानी से होगा और ना ही ताजपोशी आसानी से होगी। लेकिन सवाल वही कि क्या तेजस्वी यादव ने 122 का बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है और इसीलिए तेजस्वी यादव का यह बयान निकल करके सामने आया है। इसके साथ में
मनोज झा का बयान अभी अभी सामने आया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि हमें नहीं दिखता है कि गठबंधन में कोई दरार है, मुखिया तो गठबंधन के नीतीश जी ही हैं। ये आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा, उनका बयान निकल करके सामने आया है। यानी अभी भी कुछ चैनलों से, अभी भी कुछ लोगों के जरिए, कुछ नेताओं के जरिए आखिरी दरवाजा बातचीत का वो भी खुला रखा हुआ है कि कहीं से आखिरी वक्त में अगर नीतीश कुमार अभी भी इधर आना चाहे तो बुलाया जा सकता है। तो ये बयान ये मनोज झा का जो बयान है, तेजस्वी यादव एक तरफ हेकड़ी दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव एक तरफ नीतीश कुमार को अब आंखें दिखाने लगे हैं। और नंबर की बात करेंगे तो नंबर मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ मनोज झा नरमी बरत रहे हैं और सियासी समीकरण इसी तरह से साधे जाते हैं, एक तरफ गर्मी और एक तरफ नरमी। और ये नरमी और गर्मी के बीच में क्या तालमेल बैठ पाएगा और नरमी और गर्मी के बीच में क्या बातचीत हो पाएगी, सवाल फिर ये भी है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार का भी बयान निकल करके सामने आया है और उन्होंने कहा है तीर जेडीयू के हाथ में है, हमें निशाने पर लेगा। तो देखिए, जेडीयू के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेडीयू को कौन चला रहा है, जेडीयू का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया है और आखिरकार किसके कहने पर नीतीश कुमार चौथी बार पलटी मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में जेडीयू के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसी को लेकर के नीरज कुमार का ये बयान है। और नीरज कुमार कह रहे हैं कि तीर हमारे हाथ में है। जो जेडीयू का जो चुनावी चिन्ह है उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि तीर हमारे हाथ में है, हमें निशाने पर कौन लेगा। तो यानी अपना दामन पाक साफ दिखाने की कोशिश भी जेडीयू के नेताओं के द्वारा हो रही है कि हम अपना दामन पाक साफ दिखा पाएं। लेकिन जनता जनार्दन है साहब, जनता पाक साफ मानेगी या जनता दागी मानेगी या जनता पलटी राम मानेगी, ये जनता तय करेगी। इसके बाद में आगे बयान जो है वो आप देखिए, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान सामने आया है। और प्रेमचंद मिश्रा बिहार में कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी अभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। यानी कांग्रेस अपनी तरफ से इस लड़ाई के अंदर कहीं पर भी नीतीश कुमार को शहीद बनने का मौका नहीं देना चाह रही है। यह भी तकरीबन अब तय दिख रहा है। कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, वो ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्टेप लें, नीतीश कुमार बाहर निकलें और उसके बाद में जनता के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय पर जब दोनों पार्टियां जाएंगी, आरजेडी और कांग्रेस, तो फिर ढोल बजा करके गाजे बाजे के साथ में यही बताया जाए कि देखिए नीतीश कुमार पलटी मार गए, नीतीश कुमार पलटी मार गए और पलटी मार करके भाजपा के साथ चले गए। तो इसलिए पूरा बैकग्राउंड के साथ में, पूरा होमवर्क के साथ में इस वक्त में एक एक चीज छन छन करके आ रही है और एक एक कदम फूक फूक करके रखा जा रहा है। क्योंकि ये जो सियासी घटनाक्रम है ये केवल आज और कल के लिए नहीं है। ये जो सियासी घटनाक्रम है ये केवल और केवल मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने और नई सरकार बनाने तक के लिए नहीं है। ये सियासी घटनाक्रम कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए भी है। और इसी बीच में बड़ा बयान निकल करके सामने आया है वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी का। मुकेश साहनी ने कहा है कि हमारी पार्टी वीआईपी अभी ना 3 में है ना 13 में है। इस बयान के मायने भी आप समझ लीजिए। मुकेश साहनी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। विधायकों को लेकर के उनका जो बयान निकल करके सामने आया था और जिस तरह से मुकेश साहनी की टीस दिखी थी वो सबको पता है। आगे मुकेश साहनी का एक और बयान है, वो कह रहे हैं कि अभी राज्य में नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार है और सरकार अभी गिरी नहीं है। तो यानी मुकेश साहनी वो आरजेडी के खेमे की तरफ अपनी लामबंद जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुकेश साहनी एक तरह से जो जेडीयू के, उनके पास में बहुत कुछ नहीं है, मुकेश साहनी के पास में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के विधायक हैं, उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधने और उनको अपने खाने में, अपने पाले में लेने की ये सारी कवायद है। और इसके बाद में अगला बयान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि एनडीए के नेता जो चाहेंगे हम वो करेंगे, पार्टी जो चाहेगी हम वो करेंगे। तो यानी गिरिराज सिंह हो चाहे अश्विनी चौबे हो,
ये वो नेता है जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और उनके बयान भी सुर्खियों में रहते हैं। और ये वो नेता है जो नीतीश कुमार पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं और नीतीश कुमार को पानी पी पी करके कोसने का काम करते हैं। लेकिन अब इन दोनों नेताओं को भी ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इनकी भी चूड़ी टाइट कर दी गई है। और इसीलिए कल गिरिराज सिंह से जब पूछा गया एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त कि क्या करेंगे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलेंगे, तो गिरिराज सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ में चुपचाप वहां से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले गिरिराज सिंह लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से बयान देते थे और अब के बयानों में अगर आप अंतर देखेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि ये तार कहां से कसे गए हैं और ये चूड़ी कहां से टाइट हुई है। और इसके साथ में एक बड़ा बयान मैं आपको और दिखा रहा हूं एलजेपी के नेता चिराग पासवान का। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि हम 40 की 40 सीट जीत सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये जो पूरा खेला हो रहा है, नीतीश कुमार को इधर से उधर लाने की तैयारी हो रही है और नीतीश कुमार खुद इधर से उधर जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। इस बीच में वो नेता, चिराग पासवान जैसे नेता, वो सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में जो मलाई आती, कहीं ऐसा ना हो कि वो मलाई वो नीतीश कुमार लेकर के चले जाएं और हमारा फिर वही रहे कि हम एक छुटभैया नेता की तरह से ही गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन में रह जाएं। और इसीलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 40 की 40 सीटें हम ही जीतेंगे। यानी एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की एंट्री को दरकिनार करने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। और एक और आखिरी बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का बयान। और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मार करके बीजेपी के साथ जाते हैं तो जेडीयू टूट जाएगी और जेडीयू के विधायक आरजेडी के साथ चले जाएंगे। तो इन बयानों में आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति की मौजूदा तस्वीर वो क्या बन रही है। इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति अब किस करवट लेने वाली है और बिहार की राजनीति में अब हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसी मजबूरी क्या है। बीजेपी जो कह रही है कि हम 50 लाख लोगों को बिहार से राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर के जाएंगे। बीजेपी जो लगातार कहती रही कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार, तो क्या वो अब की बार 400 पार और दूसरी तरफ राम मंदिर की लहर, वो सब कुछ केवल और केवल बताने भर के लिए है, जबकि बीजेपी को भी ये पता है कि दोनों चीजें बिहार में जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है, ना ही 400 पार का नारा और ना ही राम मंदिर का नारा। तो दोनों ही नारे अगर काम नहीं करेंगे तो बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 40 सीटें हैं लोकसभा की और 40 में से 39 सीटें 2019 में एनडीए के खाते में चली गई थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज की एक सीट वो कांग्रेस के खाते में गई थी, आरजेडी शून्य पर रह गई थी। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े साफ तौर पर ये गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है और बीजेपी को मजबूर कर रहा है कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि कुर्सी बचानी जरूरी है नरेंद्र मोदी जी को अपनी। बिहार में कुर्सी पर कौन बैठेगा ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और महागठबंधन ने वाकई खेला कर दिया, तो फिर उसके बाद में आने वाले 2025 के अंदर बिहार के विधानसभा में कुर्सी बीजेपी के हाथ में एक बार फिर से नहीं आएगी और बिहार की ये धरती पर कभी आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना था वो फिर से सपना रह जाएगा। तो ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जरा देख लीजिए। 2019 का लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत आप देखिए और इसके हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत कहता है कि एनडीए के खाते में 39 सीटें आई थी और 54% का वोट शेयर, यानी 50% से ऊपर सीधे तौर पर एक तरफा वोट जो है वो एनडीए को मिली थी
जेडीयू प्लस बीजेपी को और एलजेपी को मिली थी, और ऐसे में 39 सीटें इन दोनों पार्टियों को, ये एनडीए गठबंधन को मिली थी। अब ये 54% का जो वोट शेयर है ये अब बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2019 में एनडीए के खाते में 54% वोट शेयर था, जिसमें से 54 में से जेडीयू का जो वोट शेयर था वो 21% था। नीतीश कुमार की पार्टी का 21% वोट शेयर था। 23% वोट शेयर वो बीजेपी के पास में था। आरजेडी के पास में 15% का वोट शेयर था, सीट एक भी नहीं आई थी, लेकिन 15% का वोट शेयर था। कांग्रेस के पास में 7% का वोट शेयर था और सीट सिर्फ एक आई थी। और अन्य की बात करेंगे तो अन्य के पास में भी 7% का वोट शेयर था, लेकिन अन्य का किसी की सीट जो है वो नहीं आई थी। जो आई वो एनडीए के अंदर आई। अब अगर इन आंकड़ों, इन प्रतिशत को अगर जोड़ें, इस आंकड़े को अगर जोड़ें, तो आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, यानी इस वक्त का जो महागठबंधन या जिसको इंडिया गठबंधन जिसको कहें, और वो आंकड़े अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर एक साथ रख दिए जाएं तो आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, ये आंकड़े हो जाते हैं 49%। करीब करीब 50% का आंकड़ा वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के पास में आ जाता है। यानी 100 में से आधे आदमी वो वोट करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए, और आधा जो है वो आंकड़ा बचता है, आधे से भी कम, 30% के आसपास बीजेपी प्लस में हम, जीतन राम मांझी की पार्टी, और प्लस में वीआईपी, उसका वोट बनता है 27%। तो ये 27% एक तरफ और 50% एक तरफ, यानी सीधे तौर पर यह साफ है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बिहार में लड़ा तो पिछली बार जो 39 सीटें नरेंद्र मोदी को यहां पर मिल गई थी, वो 39 सीटें सीधे इस बार घट करके 18, 15 या 10, 12 तक भी रह सकती है। और ये सीधे तौर पर आधा नुकसान वो बीजेपी को होगा, और ये आधा नुकसान अगर बीजेपी को यहां पर हुआ तो फिर उसके बाद में बंगाल में क्या होगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु में क्या होगा, और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा। सवाल ये है कि अगर हर जगह पर बीजेपी को 10-10, 20-20 सीटों का नुकसान हुआ तो बीजेपी सीधे तौर पर 60 से 70 सीटें नीचे आ जाएगी। यानी जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों वाली पार्टी थी, वो बीजेपी घट करके 250 सीटों पर आ जाएगी। और 250 सीटों का मतलब ये है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती है वो अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को बचाने की। और ऐसे में 2 दिन पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को सीएम देखना पसंद नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएं तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने ये मंजूर नहीं है। लेकिन अब केंद्र की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया है कि बिहार की कुर्सी पर अगर नीतीश कुमार बैठते हैं तो बैठने दीजिए, क्योंकि अभी कुर्सी अपनी संभालनी है। अभी कुर्सी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की बचानी है, और दिल्ली की कुर्सी अगर सलामत रही तो फिर ये कुर्सी भी बदल दी जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से कुर्सी बदली गई, और महाराष्ट्र में जिस तरह से चेहरे बदले गए, और महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी बदली गई, पार्टियां तोड़ी गई और पार्टियों को तोड़ करके मान्यता दिलवा दी गई, वो खेल बिहार में भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि सारे घटनाक्रम के बीच में क्या वाकई बिहार की जनता इस पूरे खेल को समझ रही है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, और चाहे बीजेपी हो, सबके फायदे और सबके नुकसान को क्या यहां पर जनता तोल रही है? और सबसे बड़ा सवाल अब वो कि आखिरकार कैसे तेजस्वी यादव वो ये कह रहे हैं कि इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा और ना ही ताजपोशी होगी। तो इसके पीछे जो 8 विधायकों की इस उनके पास में कमी है वो कहां से आएंगे? जरा इस आंकड़े को भी देख लीजिए। बिहार के अंदर मौजूदा समय में विधानसभा की जो स्थिति है वो स्थिति बताती है कि 243 विधायकों वाली विधानसभा के अंदर आरजेडी के पास में इस वक्त में 79 यानी 80 में से एक कम विधायक हैं, और बीजेपी के पास में 78, आरजेडी से एक कम विधायक 78 विधायक हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के पास में 45 विधायक हैं,
कांग्रेस के पास में 19 विधायक हैं, लेफ्ट के पास में 16 हैं और अन्य के पास में 6, और कुल मिलाकर के स्थिति बनती है 243 की। लेकिन अगर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनती है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं, तो 122 का आंकड़ा कैसे जुटाया जाएगा, इस तस्वीर को और इस आंकड़े को भी देख लीजिए। नीतीश कुमार और बीजेपी अगर एक साथ आते हैं तो बीजेपी के पास में इस वक्त में 78 विधायक हैं, 78, और जेडीयू के पास में 45 विधायक हैं। हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके पास में 4 विधायक हैं और अन्य के पास में 1 विधायक है, यानी आंकड़ा हो जाता है 128। यानी जो आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 122 चाहिए, उससे 6 विधायक ज़्यादा वो बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ में हो जाएंगे और सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाना चाहते हैं तो उनके पास में 8 विधायकों की कमी है, और ये 8 विधायक कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ा सवाल और इस वक्त में लाख टके का सवाल यही है। अब ये आंकड़े देखिए, अगर बिना जेडीयू के तेजस्वी की सरकार बनती है तो 243 में से बहुमत का आंकड़ा 122 कैसे जुटेगा। आरजेडी के पास में इस वक्त में विधायक हैं 79, कांग्रेस के पास में इस वक्त में विधायक हैं 19 और लेफ्ट के पास में इस वक्त में विधायक हैं 16, यानी कुल मिलाकर के ये आंकड़ा हो जाता है 114, और चाहिए विधायक 122, यानी 8 कम है। और ये 8 विधायक कैसे आएंगे। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का ऑफर दे दिया गया है, आप आ जाइए। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ में 4 विधायक हैं, 4 विधायक जीतन राम मांझी समेत है, और अगर वो चारों भी आते हैं तब भी 4 विधायक और चाहिए होंगे। और क्या जेडीयू के अंदर बड़ी कगार पे तौर पर एक फूट देखने को मिलेगी, और जेडीयू टूटने के कगार पर है, और जेडीयू का एक बड़ा हिस्सा टूट करके आरजेडी के साथ में चला जाएगा और सरकार तेजस्वी की ही बनेगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे जैसे कोहरा छटेगा वैसे वैसे बिहार की राजनीति पर भी जो इस वक्त में कोहरा दिखाई दे रहा है वो भी छटेगा और तस्वीर साफ तौर पर दिखनी शुरू होगी। तो बहरहाल अब पटना से मैं आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। 14 घंटा का ये सफ़र अब यहाँ पर पटना में जाकर के पूरा होगा, और पटना से आपको पल पल की अपडेट, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहूँगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और आप क्या सोचते हैं, नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, इस सारी खिचड़ी के अंदर आपको कौन कितना सही नज़र आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।